नमस्कार, मैं मेघा उपाध्याय और आज की बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं भारत के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिंह। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बातचीत कार्यक्रम में। नमस्कार और धन्यवाद आपको भी। सर, सबसे पहले मैं मीडिया से ही शुरू करूंगी। सर, समय के साथ साथ मीडिया बदल रहा है। मीडिया के शुरुआती दौर जब आजादी का दौर था तो मीडिया एक मिशन की तरह शुरू हुआ था और अब धीरे धीरे ये व्यापारीकरण की ओर अग्रसर है। तो सर, आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं और आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, बदलाव जो है वो स्वाभाविक है। मीडिया में हर समाज के हर एक अंग में, हर एक दिशा में बदलाव आ रहा है, तो मीडिया उससे अछूता नहीं रह सकता है। इसलिए मीडिया में भी बदलाव आएगा ही, वो बहुत ही स्वाभाविक है। जहाँ तक उसके कारणों की बात है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी से पहले जो हमारा मीडिया था उसमें मिशन का भाव इसलिए था क्योंकि वहाँ पूरे देश के सामने एक विराट लक्ष्य था, वो आज़ादी प्राप्त करना था। और बाकी देशों में ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में भी उसी तरह की पत्रकारिता हो रही हो या अमेरिका में भी भारत की ही जैसी पत्रकारिता हो रही हो, वैसा नहीं था। वहाँ व्यावसायिक तरीके से पत्रकारिता हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ जो है, जो अस्वाभाविक बात थी एक तरह से, वो मिशनरी पत्रकारिता हो रही थी और उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। और पूरे देश का जो मीडिया है, खास करके भारतीय भाषाओं का, वो इस महायज्ञ में कूदा हुआ था। तो इसलिए जो है वो मिशनरी पत्रकारिता थी। जहाँ तक आज की पत्रकारिता है और उसको धीरे-धीरे जैसे-जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य जो होते हैं, देश किस तरह से बढ़ना है आगे, उसी हिसाब से पत्रकारिता भी बढ़ती है। तो 91 के बाद पहले हमारे यहाँ राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य था आज़ादी के बाद कि अब हमने आज़ादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन अब इसके बाद हमको अब देश का निर्माण करना है। तो पत्रकारिता भी उसमें चली गई, लेकिन साथ ही साथ धीरे-धीरे वो मिशन से व्यवसाय की तरफ बढ़ने लगी। और आज की तारीख में खास करके 91 के बाद जो है वो चूंकि पत्रकारिता ओवरऑल जो है एक व्यवसाय में परिवर्तित हो गई है और अब राष्ट्र निर्माण का उस तरह का लक्ष्य हमारी पत्रकारिता के सामने नहीं रहा, तो इसलिए वो पूरी तरह से व्यावसायिक हो गई है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि व्यावसायिक होना कोई गलत बात नहीं है, व्यावसायिक होना अच्छी बात है, लेकिन उसको केवल बाजारू नहीं हो जाना चाहिए। व्यापार उसको गाइड करे, उसको मतलब कंट्रोल करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये कुछ-कुछ मामलों में हमको लगता है कि ये हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। थैंक यू सर। सर, दूसरा सवाल है मेरा कि मीडिया के बदलते दौर में जो हम नए पत्रकार हैं या जो मीडिया के छात्र आ रहे हैं, सर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आप क्या समझते हैं? और सर, इस चुनौती से कैसे उभरा जा सकता है? आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चुनौती ये है वो मीडिया की कि वो अपनी विश्वसनीयता जो है वो बनाना है। जो एक तरह से पिछले कुछ 8-10 साल में या उससे भी पहले ही कह लिया जाए, धीरे-धीरे उसकी विश्वसनीयता जो है, क्रेडिबिलिटी जो पत्रकारिता की है, वो धीरे-धीरे कम होती गई। तो उस विश्वसनीयता की वजह से पत्रकारिता को भी नुकसान हो रहा है और पत्रकारों को भी नुकसान हो रहा है, और जो नए पत्रकार इसमें आना चाहते हैं, उनके सामने एक बड़ा संकट, एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती इसके रूप में मैं इसको देखता हूँ। क्योंकि जब हम लोग पत्रकारिता में आए थे आज से 30-40 साल पहले, तब जो है वो एकदम माहौल दूसरा था और तब पत्रकारिता को बहुत ही आदर की दृष्टि से समाज देखता था। एक छोटा-सा आपका लेटर टू एडिटर अखबार में छप जाता था, तो आप समाज के हीरो बन जाते थे और कुछ भी आप लिखते थे तो उसका समाज पर असर पड़ता था। आज जो है विश्वसनीयता की कमी की वजह से असर नहीं पड़ रहा है। अब आम जनता में भी पत्रकारों के प्रति वो भाव नहीं है, जो पहले हुआ करता था। तो इस विश्वसनीयता के जो संकट से जूझना और अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करना और अपने काम से जो है उसको एक तरह से पत्रकारिता को जो गौरव था उसको फिर से वापस ले आना, मुझे लगता है कि ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। यस सर, थैंक यू सर। सर, मेरा अगला जो सवाल है कि मीडिया का भविष्य डिजिटल को माना जा रहा है। धीरे-धीरे
प्रिंट विलुप्त होते जा रहा है और मीडिया को इसका भविष्य माना जा रहा है। लेकिन सर, इस बदलते तकनीक के साथ फेक न्यूज काफी प्रचलन में, इसको काफी बढ़ावा मिल रहा है। सर, इसको रोकने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या कदम उठाना चाहिए, या आईआईएमसी जैसे वरिष्ठ मतलब ऐसे बड़े संस्थानों को जो मीडिया का कल बनाता है, सर उसको क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हैं तो बहुत नुकसान भी है। मतलब अपने विज्ञान जो है अपने साथ साथ फायदे के साथ साथ नुकसान भी लेके आता है, वही टेक्नोलॉजी के साथ भी हो रहा है। तो न्यू मीडिया जब आया तो बहुत उसने बहुत हमारा बहुत उपकार किया, बहुत सारी चीजें आसान कर दी और बहुत सारी चीजें जो है बहुत सुलभ हो गई। तो उसी में से ये जो है फेक न्यूज भी जन्म उसने भी जन्म लिया और सोशल मीडिया में जो हल्कापन है, जो हल्की खबरें आने लग गई और जो एक जिम्मेदारी का भाव पत्रकारिता के अंदर था वो एक तरह से खत्म हो गया। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। अब इसको कैसे जो है वो ठीक किया जाएगा, तो ये मेरा ये कहना है कि इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इनबिल्ट दोष है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये है कि इतनी तेजी के साथ चीजों को फैला देती है, तो एक फेक न्यूज जो है वो चारों तरफ जो है वो लाखों करोड़ों दर्शकों तक या लाखों करोड़ों जो है वो पाठकों तक पहुंच जाती है। पहले जो है एक गलती होती थी अखबार में तो वो सीमित पाठकों तक पहुंचती थी और दूसरे दिन उसका खंडन छप जाता था। अखबार वाले खंडन भी छाप देते थे या दूसरे अखबार वाले उसको नहीं छूते थे। आज की तारीख में अब व्हाट्सएप है या फेसबुक है वो इतने जाइंट बन गए हैं, इतने विशाल वो एक तरह से बन गए हैं कि वहाँ एक चीज जो है आते ही जो है वो सारी दुनिया में फैल जाती है। तो ये बड़ा बड़ा भारी नुकसान है और ये टेक्नोलॉजी के ही अंदर इसके जो है लिए इसको रोकने के टूल जो है वो बनाए जाएंगे। बहुत सारी वर्कशॉप्स हो रही हैं, पत्रकार लोग भी कर रहे हैं, गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है या फेसबुक है, इन लोगों ने भी अपने अपने प्रोजेक्ट चला रखे हैं फेक न्यूज को पकड़ने के लिए। टेलीविजन चैनल जो है आपने देखा होगा कि फेक न्यूज को वो करने के लिए उजागर करने के लिए अपने अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो फेक न्यूज रुक नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि वो उसके अंदर ही गड़बड़ी है। जैसे अखबार में कोई गलत चीज छप जाती है, किसी की मानहानि वाली चीज छप जाती है, किसी की अवमानना की बात छप जाती है, तो तत्काल जो है अखबार के ऊपर आप मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन वहां जो है वो एक प्लेटफॉर्म जैसा बना दिया है और प्लेटफॉर्म कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। जैसा आज ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट के विवाद में हो रहा है, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो बाहरी दूसरे लोग हैं। तो इस तरह से जो है मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी में ही सुधार करके इसको ठीक किया जा सकता है। फेसबुक वालों को अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, अपनी मतलब उसकी जो इनबिल्ट जो समस्याएं हैं, जो उसके फायदे हैं, मतलब चूंकि फायदे ये हैं कि बहुत तेजी के साथ सब तरफ फैल जाता है, तो यहीं पर जो है कोई ना कोई चेक जो है उनको करना पड़ेगा, तब जाके ठीक हो पाएगा। धन्यवाद सर। सर, भारत में जो पत्रकारिता की पढ़ाई होती है उसको लेकर एक बहस हमेशा चर्चा में रहता है कि हमारे संस्थान के जो पाठ्यक्रम है वो बाजार की जरूरत के हिसाब से नहीं पढ़ाते या मेल नहीं खाते। तो बतौर मीडिया शिक्षक सर, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इससे बहुत हद तक सहमत हूँ और चूंकि मैं दोनों तरफ रहा हूँ, अखबार में भी रहा हूँ और यहाँ मीडिया शिक्षक के तौर पर भी रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्रश्न है। और हमारे यहाँ जो है जो मीडिया शिक्षा बहुत आनन फानन में आई है, बहुत तेजी के साथ आई है। 1980 तक बहुत 3-4 ही विश्वविद्यालय थे जहाँ इसकी पढ़ाई होती थी और उसके बाद 90 के बाद एकदम से जो है बहुत उसमें बहुत ज्यादा जो है उसमें विस्तार हुआ और आज की तारीख में घर घर जो है इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। तो इस कारण से जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है और मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो संस्थान है, शिक्षा संस्थान हैं, इनको अपने सिलेबस में, अपने तौर तरीकों में सुधार करना पड़ेगा। इसमें भी दो मतलब एंगल हैं, इस प्रश्न के दो एंगल हैं। उसमें एक एंगल ये है, जो मीडिया शिक्षकों का एक वर्ग है जो कहता है कि हमारा काम इंडस्ट्री के लिए तैयार करना नहीं है। हम जो है कोई स्किल डेवलपमेंट वाली संस्थाएं नहीं है कि हम इंडस्ट्री को सप्लाई करें। हम तो
मीडिया की क्रिटिक सिखाएंगे, उसकी आलोचनात्मक जो उसका जो अध्ययन है वो हम सिखाएंगे बच्चों को। तो इसलिए जो है हमसे ये अपेक्षा मत करो कि हम जो है एडिटिंग और रिपोर्टिंग सिखाएंगे। तो ये दो तरह के स्कूल हैं। एक तरह का स्कूल जो है वो भारत में पहले से चलता था, और दूसरा स्कूल हाल फिलहाल जो है अमेरिकी प्रभाव के कारण आया है। तो इसलिए जो विश्वविद्यालय हैं ज्यादातर, वहाँ इसी तरह के लोग फैले हुए हैं जो इसको मानते हैं। हालांकि उसके लिए अभी भारत तैयार नहीं है पूरी तरह से। जेएनयू जैसे एक इसका उदाहरण है, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इसका उदाहरण है, जहाँ क्रिटिकल स्टडी जो है ना, मीडिया स्टडीज जिसको बोलते हैं, मीडिया स्टडीज की पढ़ाई होती है। तो हमारे जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, वो उस थॉट को ज्यादा अपनाता है जो इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं। तो हमारे यहाँ तो फिर भी आईएमसी में तो फिर भी बहुत हद तक बाजार की जरूरतों के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। लेकिन जो बाकी विश्वविद्यालय हैं देश भर के, जो मास्टर डिग्री करवा रहे हैं, पीएचडी करवा रहे हैं, वहाँ ये बड़ी भारी समस्या हो गई है। और बड़ी संख्या में ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने कभी एक लेटर टू एडिटर नहीं लिखा या एक रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर बन गए, इसलिए वो आने नहीं देना चाहते, वो करने नहीं देना चाहते। ये भी एक बड़ी भारी समस्या है। सर, इसी शिक्षा से जुड़ा एक और सवाल कि पत्रकारिता संस्थानों में छात्रों को जो मतलब पत्रकारिता में जो नैतिक मूल्य बताए जाते हैं, जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में सिखाए जाते हैं, एक पत्रकार के तौर पे जब अब उन्हीं नैतिक मूल्यों के साथ बाजार में उतरते हैं, तो सर मतलब एक पत्रकार कितना फिट बैठता है? जो कॉलेज में नैतिक मूल्य हमें सिखाया जाता है, सर आपको क्या लगता है कि कितना फिट एक बैठता है पत्रकार? देखिए, ये प्रश्न तो हमेशा मौजूद रहेगा, हमेशा बना रहेगा। कोई भी युग आ जाए, कोई भी समय आ जाए, ये जारी रहेगा। उसकी वजह ये है कि शिक्षा संस्थान कभी भी गलत काम करो ये नहीं सिखा सकते। शिक्षा संस्थान हमेशा आदर्श ही सिखाएंगे, और जो बेसिक मूल्य हैं, जो बेसिक वैल्यूज हैं पत्रकारिता की, उन्हीं को सिखाएंगे। कोई भी शिक्षा संस्थान है वो यही सिखाएगा। और जब आप बाजार में जाते हैं तो बाजार वाले को, जो बाजार में बैठा है, दुकानदार है या उद्योगपति है, उसको बाजार के हिसाब से समझौते करने पड़ते हैं, उसको उसको अपना मुनाफा देखना पड़ता है। तो इसलिए वो उस तरह से, मतलब एक तरह से हमारे जो एथिक्स हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान, उनको मतलब नजर में रख करके अपनी योजनाएं नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए जो है वो समस्या यहाँ पर यही है कि कैसे जो है संतुलन बिठाएं हम, कैसे नए विद्यार्थी जो है जब मार्केट में जाते हैं, जब कंपनियों में जाते हैं, नौकरियों में जाते हैं, तो कैसे संतुलन बिठाएं आदर्श और व्यवहार में। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में इस पर बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि शुरुआती दौर में आदमी को काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा। मतलब आपको एडिट करने को कहा जाएगा, आपको रिपोर्टिंग करने को कहा जाएगा, या जो बेसिक फंक्शन है वो करने को कहा जाता है। ये समस्या आती है टॉप लेवल पर, जहां संपादक है या कार्यकारी संपादक है, जिनको पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उनके ऊपर ज्यादा दबाव रहते हैं। तो उनके सामने बहुत ज्यादा आता है। कई बार संपादक लोग जो है अपने आप झेल जाते हैं दबावों को, और वो नीचे वालों पर जो है, नीचे वालों को जो पूरी फ्रीडम है वो एंजॉय करने को देते हैं। कई कई अखबारों में ऐसा होता है कि संपादक जो है अपने ऊपर झेल लेते हैं और नीचे वालों को काम करने देते हैं। और कई जगह जो है जहां संपादक बहुत मजबूत नहीं होता है, वो नीचे वालों पर भी प्रेशर डालता है कि भाई तुम भी बदलो, तुम भी जो है वो समझौता करो। तो ये समस्या आती है, और मुझे लगता है कि ये होगा। और ये चूंकि बहुत तेजी के साथ हमारा जो बिजनेस है, कारोबार है मीडिया का, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और उसमें नए नए तरह के लोग आ रहे हैं। इंटरप्रेन्योर जो है, जो जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, वो नए नए तरह के आ रहे हैं, जिनको इसकी जो एथिक्स है उसके बारे में कोई पता नहीं है। तरह तरह के लोग जो है वो बिजनेस में आ रहे हैं। पहले ये था कि ऐसे लोग आ रहे थे जिनको ज्ञान है, जिनको नॉलेज है, और जिनको एथिकल वैल्यूज जो हैं जर्नलिज्म की, उनकी भी थोड़ा बहुत परवाह है, ऐसे लोग थे। आज की तारीख में ये हो गया है कि अब प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, बिल्डर भी हैं, चिटफंड कंपनी वाले भी हैं, तरह तरह के बिजनेस करने वाले लोग जो है इस फील्ड में आ रहे हैं। तो उनके पास कोई जर्नलिस्टिक वैल्यूज की कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई संस्कार उनके पास नहीं है।
तो ऐसे में उनको भी सीखना है, जो पत्र स्वामी अखबार के जो मालिक हैं, मीडिया हाउस के जो ओनर हैं, उनको भी सीखना है, उनको भी अपने भीतर जो है वो एक तरह से संस्कार जो है वो जगाने हैं। और संपादकों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद जो जिम्मेदारी आते हैं वो नए जो एंट्रेंट है, नए जो प्रवेश करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर फिर जिम्मेदारी आती है। पर मुझे लगता है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा समस्या बच्चों के साथ नहीं आती, जो मुझे महसूस हुआ अपने कार्यकाल के दौरान भी। जी, धन्यवाद सर। सर मेरा अगला सवाल है कि ये इस बात से हम भली-भाँति वाकिफ़ हैं कि जो भारतीय मीडिया है, उसका कोई स्वतंत्र मॉडल नहीं है। हमारी मीडिया की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकारी और कॉर्पोरेट जगत के विज्ञापनों से आता है। सर ऐसे में पत्रकारिता संस्थान अपने पाठकों के लिए कितनी ईमानदारी रख पाता होगा? स्वतंत्र आर्थिक मॉडल का ना होना वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता को कितना प्रभावित करता है सर? देखिए, प्रभावित तो करता है, क्योंकि उसके पास पावर बहुत है, शक्ति जो है मीडिया के पास बहुत ज़्यादा है। उसका जो सर्कुलेशन है या उसकी उसकी जो टीआरपी है, उसका जो रीच है, जहाँ-जहाँ तक वो पहुँच सकता है, उसकी वजह से उसके पास एक शक्ति है, जनता की शक्ति उसके पास है। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो जनता के हितों का कितना ध्यान रख पाता है। तो धीरे-धीरे मुझे लगता है कि जब जैसे-जैसे जागरूकता आएगी, जैसे-जैसे पाठकों और दर्शकों के अंदर भी जागरूकता आएगी, अपना अपना महत्व जो है उसको समझ में आएगा, तो वैसे-वैसे वो पत्र स्वामियों पर या मीडिया घरानों के ऊपर भी दबाव डालेंगे कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप हमारे हितों के को ध्यान में रखते हुए अपनी खबरें बनाइए। तो ये जो है ऐसा लगता है। आज की तारीख में जो संक्रमण का जैसा दौर है, तो उसमें ये समस्या ज़्यादा है। हर हर समाज में ऐसा होता है। अमेरिका में ऐसे रेडियो स्टेशन हैं जो श्रोताओं के फंडिंग से चलते हैं। वो कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं। वो किसी तरह का किसी से कोई विज्ञापन न कॉर्पोरेट हाउस से लेते हैं और न सरकारों से विज्ञापन लेते हैं। वो साल में 2 बार जो है फंडिंग के लिए कैंपेन चलाते हैं जनता से अपने ही रेडियो स्टेशन पर, और जनता उनको पैसा देती है। ऐसे ही ब्रिटेन में इंडिपेंडेंट नाम का अखबार चालू हुआ था, जो अखबार के जो पत्रकार हैं, अखबार से निकले हुए पत्रकार, उन्होंने कहा कि हम पूंजीपतियों के अधीन काम नहीं करेंगे, हम अपना जो है निकालते हैं। तो उन्होंने अपना अखबार निकाला। हालाँकि आज की तारीख में उसको भी विज्ञापन लेने पड़ रहे हैं और वो भी उसी ढर्रे पर चल पड़ा है। पर एक शुरुआत तो उन्होंने की। तो इस तरह से इसमें टाइम लगेगा, और मुझे लगता है कि ये भी कोई बहुत ज़्यादा समाधान नहीं है, क्योंकि यदि आपको मास सर्कुलेशन वाला अखबार चलाना है या मास व्यूअरशिप वाला टीवी चैनल चलाना है, तो उसमें मास की जो है ये तमाम जो साधन हैं उनका फ़ायदा लेना पड़ेगा। और केवल एक आदमी के नैतिक होने से काम नहीं चलेगा, केवल पत्रकार इस नैतिकता को बचाए नहीं रख सकते। उसमें मालिकों को भी बचाना होगा, उसमें विज्ञापन दाताओं को भी बचाना होगा, उसमें सरकार की भी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है कि सभी मिल करके ही कोई किसी बड़े यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। अ, सर जो मेरा अगला प्रश्न है कि हमारी मीडिया में आज भी विविधता की कमी दिखाई पड़ती है। आदिवासी, खास करके दलित, आदिवासी, महिलाएँ, पिछड़े वर्ग की महिलाएँ, पिछड़ों की संख्या काफ़ी कम है। सर ऐसे में अनेक सरोकार की खबरें एक साथ मतलब एक साथ दिखाना या एक साथ उनको लाना सामने, इस बात के साथ हम कितना न्याय कर पाते हैं? जब वो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो उनसे जुड़े खबरें सर कितना ला पाना संभव है? नहीं, ये 2 आपके सवाल हैं। एक तो ये है कि मीडिया में अल्पसंख्यक हैं या दबी कुचली जातियाँ हैं या फिर महिलाएँ हैं, उनकी कमी है। एक तो ये सवाल है, ये क्यों ऐसा है करके। और दूसरा सवाल थोड़ा-सा इससे हट करके है। अ, वो ये है, पहला सवाल का ही उत्तर पहले देते हैं। उसमें ये है कि ये जागरूकता की कमी है। असल में जिस तरह के लोग चाहती है मीडिया कंपनियाँ, जिस तरह के लोग चाहिए, तो उसमें जो निम्न वर्ग हैं या पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके लोग जो है वहाँ शिक्षा की थोड़ा कमी भी है। जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, और इस फील्ड में जो है लोग आना नहीं चाहते हैं। इस फील्ड में आपने आपने महसूस किया होगा कि आने के लिए भी थोड़ा-सा एक एक तरह से बेसिक ट्रेनिंग चाहिए। मैं अपने गाँव का अकेला पढ़ा-लिखा आदमी हूँ, तो मुझे मालूम ही नहीं था बहुत समय तक कि पत्रकारिता भी कोई चीज़ होती है।
एमए में जाकर के मालूम पड़ा कि पत्रकारिता भी कोई चीज होती है, तो हमने सोचा कि मेरे योग्यता के हिसाब से और मेरे टेम्परामेंट के साथ ये मेल खाता है, तो फिर मैंने उसी में प्रयास किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अवसर नहीं मिला है, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी जागरूकता की जिसमें कमी है। तो ये महिलाओं के मामले में भी है, और जो कमजोर वर्ग हैं समाज के उनके ऊपर भी लागू होती है। पर मुझे लगता है कि जैसे जैसे जागरूकता आएगी लोग आएंगे। अब मध्य वर्गीय घरों में या उससे निचले वर्ग के घरों में लड़कियां पत्रकारिता में नहीं आ पाती, इसलिए घर वाले भेजने को ही तैयार नहीं। वो समझते हैं कि रात रात भर की ड्यूटी कहाँ करेगी लड़की, और कहाँ इसको बाल बच्चे पालने हैं। तो इसलिए आम तौर पर ये मान लिया जाता है कि ये जो लड़कियां हैं ये शिक्षक बनेंगी, शिक्षिका बनेंगी। तो इस तरह से जो है ये एक टैबू, एक तरह से धारणाएं लोग हम मन में बना लेते हैं और नहीं जाने देते हैं। तो ये जब लड़कियां बहुत सारी आएंगी, अभी तो महानगर में आप देख रहे हैं कि लड़कियां काफी बड़ी संख्या में हैं, और छोटे शहरों में भी पत्रकारिता पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। लेकिन उस अनुपात में छोटे शहरों के अखबारों के दफ्तरों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। मैं जम्मू में था तो जम्मू के अमर उजाला के दफ्तर में सिर्फ 2 लड़कियां थी, सिर्फ 2 लड़कियां थी। मैं हल्द्वानी में था तो हल्द्वानी में जब मैं गया था तब सिर्फ एक लड़की थी, जो पूरे न्यूज रूम में सिर्फ एक लड़की थी जो काम करती थी। और फिर लेकिन आज की तारीख में वहां भी 5-6 लड़कियां हो गई हैं। जम्मू में भी अब क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ हमारा जो विश्वविद्यालय था वहां से लड़कियां निकली, तो हमने कहा कि इनको भी रखिए। तो शुरू में दिन की ड्यूटी में रखी गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे नाइट ड्यूटी भी करने लग गई, और आज की तारीख में वहां भी 4-5 लड़कियां काम कर रही हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, और मुझे लगता है कि जो कमजोर वर्ग हैं वहां भी पत्रकारिता बढ़ेगी। अब दूसरा सवाल यह है कि उन वर्गों के बारे में खबरें दी जाएं कि न दी जाएं। देखिए, खबरें तो देनी पड़ेंगी, और खबरें जो है वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो कमजोर तबके हैं उनके बारे में ज्यादा खबरें देनी चाहिए, ताकि उस वर्ग को ऊपर उठाने में या उस वर्ग की समस्याओं को आगे बढ़ाने में जो है वो आसानी हो, थोड़ा सुविधा हो, थोड़ा सा योगदान पत्रकारिता का होगा। तो इसमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको उनकी खबरों को न दिया जाए। कोई इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिव असर जो है वो नहीं पड़ता है। ये है कि उस वर्ग के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, और ताकि लोग अधिक से अधिक आगे आएँ और पत्रकारिता के साथ ही साथ जो है समाज के तमाम क्षेत्रों में भी अपना योगदान करें। धन्यवाद सर। सर मैं देख सकती हूँ कि आपको काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, तो सर मैं एक अंतिम सवाल के साथ मतलब आपको जाने की इजाज़त दूँगी सर। सर मेरा अंतिम सवाल है कि सूचना प्रवाह के हम पूरे तंत्र को देखें, इसके समावेश को देखें, तो स्ट्रिंगर हमारी नींव है। वो खबर लाते हैं और सबसे अहम हिस्सा भी। पर मौजूदा दौर में स्थानीय और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारों के सामने बड़ी चुनौती है। विज्ञापन और खबर लाने दोनों का दबाव होता है, साथ-साथ में सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं और जान का खतरा बना रहता है। तो सर ऐसे में इस चीज को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है इसका क्या विकल्प है? ये है कि जो मीडिया घराने हैं, पत्र स्वामी अखबार के भी ओनर हैं, उन लोगों का रोल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो ट्रेंड पत्रकारों को भेजें और अपने पत्रकारों की, स्ट्रिंगरों की सेवा शर्तों में सुधार करें। कारण ये है कि आज की तारीख में भी बहुत छोटे कस्बों में काम करने वाला स्ट्रिंगर जो है उसको बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है, बहुत कम वेतन भत्ते मिलते हैं। तो इसलिए उसको दूसरे जो व्यवसाय हैं, दूसरे काम हैं, उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। कोई जूते की दुकान चला रहा है, कोई किराने की दुकान चला रहा है, कोई शिक्षक है, कोई शिक्षा मित्र है, कोई जो है वो वकील है छोटा मोटा। तो इस तरह के लोग जो है वो पत्रकारिता का काम पार्ट टाइम कर रहे हैं स्ट्रिंगर के तौर पर, तो उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। तो यहीं पर जो है जो समाज के जो समाज विरोधी तत्व हैं वो उनकी इस गरीबी का फायदा उठाते हैं, और उनसे जो है वो चीजें छपवाते हैं जो उनके मन की, एक तरह से उनके निहित स्वार्थ इसमें शामिल होते हैं, वैसी चीजें उनसे खबरें छपवाते हैं। तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। तो इसलिए स्ट्रिंगरों की ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। स्ट्रिंगर जो है जब तक ट्रेंड नहीं होंगे, जब तक उनको जर्नलिस्टिक वैल्यूज का पता नहीं होगा,
न्यूज क्या है और न्यूज कैसे बनानी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, ये यदि उनको नहीं मालूम होगा तो वो कुछ भी करते जाएंगे। आज की तारीख में ये है कि कोई भी आदमी छोटा-मोटा नेता है या कोई ठेकेदार है या कोई समाज का किसी महत्वपूर्ण आदमी है, तो वो एक तरह से प्रेस रिलीज लिख करके देता है और वो ज्यों का त्यों जो है स्ट्रिंगर उसको छाप देता है। तो वो मतलब आगे बढ़ा देता है, तो और आगे जाने के बाद वो चीज़ छप भी जाती है। तो ये एक बड़ी भारी समस्या है, उसमें न्यूज़ के साथ जो है बहुत अन्याय करते हैं हम लोग। जो स्ट्रिंगर हैं उसमें न्यूज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। तो इससे एक तो सबसे पहला तो ये है कि स्ट्रिंगर को ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसके बाद जो है उनकी सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए। समस्या ये है कि जो मीडिया स्वामी हैं, मीडिया के जो ओनर्स हैं, वो लोग भी खुद जो है बहुत ट्रेंड लोगों को नहीं भर्ती करना चाहते। बहुत जर्नलिस्टिक जो एथिकल वैल्यूज वाले लोग होते हैं, उनको भर्ती नहीं करते हैं। वो जैसा मिनिमम वेजेस में, मिनिमम तनख्वाह में जो मिल जाता है उनको, एक तरह से उनको रख लेते हैं अपना पैसा बचाने के चक्कर में। तो ये नुकसान है। तो इससे मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पत्र स्वामी है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि एक तो वो अपनी सेवा शर्तें सुधारें। सेवा शर्तें सुधारेंगे तो ट्रेंड लोग वहाँ जाएंगे। जो प्रशिक्षित लोग हैं, जिनको मालूम है, पढ़ाई करके गए हैं, वो लोग वहाँ जाएंगे और न्यूज़ वैल्यूज के साथ वो खबरें लिखेंगे। तो ये जो है मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी ज़रूरत है और फिर उसके बाद ट्रेनिंग तो है ही है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतने कीमती समय में कुछ समय देने के लिए, मतलब इतना बिज़ी शेड्यूल के बावजूद। सर बहुत धन्यवाद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। थैंक यू सर।